Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and I am so well, Alhamdulillah. And welcome back to my another video. Welcome back to very beautiful day with my very beautiful smile. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडिया टू हांगकांग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू वीज़ा। आपको कैसे ट्रैवल करना है इंडिया से हांगकांग, क्योंकि मेरा जो व्लॉग आया था एयरपोर्ट का उसमें मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, आपके पास लगेज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंस्टेंट। कुछ चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे आपको हांगकांग पार अप्लाई करना है। और अगर आपका हांगकांग पार रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हांगकांग नहीं जा सकते, आप हांगकांग जा सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें मैं लेके आने वाली हूँ। और हांगकांग भी पहुँचने के बाद आपको कैसे ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल नहीं करना है, क्या क्या बजट लग सकता है, क्या बजट के बाहर है, क्या बजट में है, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आपको बने रहना है शुरू से आखिरत तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस व्लॉग में लेके आने वाली हूँ आपके लिए। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं इस व्लॉग में। अभी तक आपके पास एयरपोर्ट व्लॉग आया है, उसके बाद ये वाला व्लॉग आने वाला है, उसके बाद जो व्लॉग आने वाला है ना गाइस, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं जो कि मैंने अपने एक शॉर्ट्स में बयां भी किया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी एक चीज़। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि वाह आज की सुबह, मतलब आज की मॉर्निंग इतनी चमकदार और इतनी मतलब ब्राइट कैसे है, उसका राज है मेकअप नहीं है। मेकअप में तो लिपस्टिक लगाई है बस, इसको मेकअप नहीं कहते। उसका राज है ये लाइटिंग। अभी मैं ऑफ करती हूँ, रुके, ऑफ हो गई। सो ये वो लाइटिंग है जो मेरा लगेज खुलवा लिया था जयपुर एयरपोर्ट वालों ने। जब मैंने इसको लगा देती हूँ पहले, फिर बात करते हैं। यही वो फसाद की जड़ थी जिसने जयपुर एयरपोर्ट पे मेरा लगेज खुलवा दिया था, जबकि मैंने सब कुछ कर लिया था, बोर्डिंग पास कर लिया था, चेक इन कर लिया था। मैं आराम से गेट पे वेट कर रही थी कि मेरी फ़्लाइट कब आएगी। उसके बाद भी उन्होंने कॉल करके मेरे को रोक लिया था जयपुर एयरपोर्ट पे कि मैडम आपके लगेज में कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, आपको आना पड़ेगा और आपके बैग में लग रहा है ताला, तो आपको कीज़ लानी पड़ेगी इसकी। और आप ही के सामने बैग, क्योंकि वो आप ही, आपका लगेज है तो आप ही लोगों के सामने बैग खोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कीज़ दे दी वो खोल लेंगे, नहीं, वो आप ही के सामने। क्योंकि हो सकता है हम बोल दें कि आपने हमारे लगेज में से ये सामान निकाल लिया, तो इसलिए वो लोग आप ही के सामने अपना लगेज, मतलब आपका लगेज खोलते हैं आप ही के सामने, मतलब मेरे सामने। तो मैं कीज़ लेके गई, फिर मैंने उनको बताया कि ये है ना भाई यूट्यूबर की वो है, टॉर्च है, फ्लैश लाइट है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला हमको बताओगे इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। वो पहले ऐसे आगे पीछे करके ऐसे देख रहे थे, फिर मैंने उनको बताया। वहाँ पे क्या होता है कि आपको अंदर नहीं बुलाते, एक टीवी होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसा टीवी होता है, आपको बाहर रुकाते हैं और वो टीवी में आपको देखना पड़ता है। और लैंडलाइन वाला फ़ोन होता है, तो वो उस फ़ोन से आपसे बात करते हैं, बोलते हैं कि टीवी में देखो ये आपका बैग है, और फिर बैग में से सामान निकालते हैं। आपको टीवी में कंटिन्यू देखना पड़ता है, तो वो आपका सामान निकाल रहे होते हैं, तो टीवी से ही बात करते हैं, ऐसे टीवी में दिखा के मैडम देखो ये चीज़ है तो उसको कैसे यूज़ करना है, ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने ऐसा यूज़ किया था। अदर एयरपोर्ट पर क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता, बट जयपुर एयरपोर्ट पर यही था। तो मैंने उनको बता दिया कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका यूट्यूब चैनल हमको दिखाओ। तो फिर मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, तब जाकर उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा मतलब बैग पैक किया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने तो मेरा पूरा बैग खोल दिया। तो दे सेड कि ये लोग है ना एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनके दिन रात का काम होता है बैग खोलना और फिर वापस से मतलब सब कुछ बांधना। तो बोले इनका दिन रात का काम होता है, ये लोग एक्सपर्ट है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मेरा बैग है ना अच्छे से पैक कर देना, जैसे लेके गई थी मैं घर से पैक करके। तो ये सब चीज़ें थी जयपुर एयरपोर्ट पे, जो कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जस्ट जयपुर से दिल्ली, क्योंकि मेरा स्टे था दिल्ली। मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 5:30।
और मेरा यहाँ से फ़्लाइट थी 11 o'clock, जो कि मज़ीद लेट होते 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 12 कुछ बज गए थे मेरी फ़्लाइट को, आई गेस, मुझे ध्यान भी नहीं है। बट मैंने दिल्ली में थोड़ा ही स्टे किया था, ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो इमिग्रेशन की तरफ मुझे जाना था। तो हम अभी इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन से। तो मेन सारी बातें मैंने बोल दी है, और ये बात कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन बेल आइकन हिट नहीं करने की वजह से आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैं डाल दूंगी कि यहाँ पे सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी पढ़ना आता, और नहीं पढ़ना आता तो उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। यहाँ सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के पास में एक घंटे जैसा है, एक बैल जैसा है, आपको बस वहाँ जाके ऐसे टिक कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी हिट कर देंगे ताकि मेरी जितने भी वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, वो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सके। अब हमारी इस ब्लॉग की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहली बात, जैसे कुछ लोगों का पार एक्सेप्ट नहीं होता है, नहीं भी होता है कई बार, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो आपके पास 6 मंथ की आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पासपोर्ट आपने अभी भी बनाया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो 6 मंथ का वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, या मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। तो मेरा तो था। अब द सेकेंड थिंग, किसी का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है, 2 महीने 3 महीने ही बचे होते हैं, तो भी नहीं, 6 मंथ इज 6 मंथ, 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपके एक्सपायर होने वाला है 5 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, तो नहीं, फिर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मतलब सिक्योरिटी रीजन से, जैसे इमिग्रेशन पे आपका कोई अच्छा नहीं रहा हो, बैकग्राउंड पीछे का, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इमिग्रेशन पे अच्छी नहीं रही हो, तो एक उस रीजन से भी हो जाता है। और कुछ ऐसी लोकेशन है जो कि हांगकांग गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, मतलब इट्स नॉट बैन, इसका मतलब नहीं आप नहीं जा सकते, वो लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन बैन कर रखी है, जिसमें है हैदराबाद, कोलकाता, पंजाब, चंडीगढ़, आई गेस यही लोकेशन है जिनको आप, इन लोकेशन से अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, जैसे कि मेरा पासपोर्ट है जयपुर में रहती हूँ, राजस्थान में रहती हूँ, तो मेरा पासपोर्ट यहाँ से इशू है। तो अगर इन पर्टिकुलर लोकेशन जिससे जो इशू पासपोर्ट्स हैं वो उन्होंने बैन कर रखे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे जाके इलीगल रहने लगे, तो उन सब चीज़ों की वजह से उन लोगों ने वो पर्टिकुलर जो लोकेशन है बैन कर रखी है पार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हांगकांग नहीं जा सकते, फिर भी आप हांगकांग जा सकते हैं। देयर इज अनदर वे, द वे इज आपको विजिट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज ई विजिट, आई गेस, हाँ, ई विजिट वीजा, जिसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स तो लगे जाते हैं, 4 to 6 वीक्स। हाँ, अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होता है, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगाने पड़ते हैं, जैसे ITR हो गया, आपको सैलरी स्लिप हो गई है, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया है, ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें लगती हैं, ठीक है। तो ये तो होता है विजिट वीजा, अगर आपका पार अप्लाई नहीं हो रहा है ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। हम चलते हैं कि पार अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर अपने वीज़ा में अपने आइटिनरी या जो भी है, जिस भी चीज़ के लिए कितना डेज का है आपका हांगकांग का स्टे, 6 डेज, 7 डेज, 12 डेज, तो वो सब चीज़ें अगर आपने एक बार मेंशन कर दी है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, या मतलब एक बार मतलब वीज़ा आने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। आपने वहाँ पे लिख दिया है 6 डेज, तो इसका मतलब है वो 6 डेज में ही आपको आना पड़ेगा। और पार के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपकी होटल बुकिंग का प्रूफ होना चाहिए रिटर्न में कि आप कहाँ रुकने वाले हो, और आपका मतलब डे का क्या क्या प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ों को रिटर्न में चाहिए होते हैं अगर आप पार अप्लाई कर रहे हो। पार अप्लाई करना शायद 15 मिनट का कोई प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया, होटल बुकिंग्स वगैरह, स्टे वाली जो बुकिंग्स है वो चाहिए होती है। आपके पर डे का, आप कौन सा डे कहाँ जाएंगे, क्या क्या प्लान है आपके, कहाँ आपकी आइटिनरी जो पूरी होती है उसके आपको प्रूफ चाहिए। तो अगर आप जा रहे हैं ना, तो मैं तो कहूँगी आप रिटर्न सारे स्टेटमेंट्स लेके जाएं, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें रिटर्न ही लेके गई थी, मतलब हार्ड कॉपी लेके गई थी, ना कि फोन में, कि मैंने फोन में दिखा दिया, क्योंकि फोन कई बार बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो मेरे पास थी हार्ड कॉपीज। तो अब हम चलते हैं पार, कि पार कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अप्लाई पार, उसके बाद हम आगे की इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। सो ये मैंने अपना गूगल ओपन कर लिया है, यहाँ पे मुझे लिखना है हांगकांग पार, ठीक है, बस ये इतना लिखना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आएगा, यानी कि प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स, आपको ये क्लिक करना है। ऐसा कुछ पेज आपके पास ओपन होगा, जिसमें कि आपको अप्लाई करना है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी कंट्री में एंट्री होने से पहले। तो ये केवल इंडियंस के लिए है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ लिख रहा है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इतना टाइम लगता है क्या है? मेरा तो घर पे वाईफाई भी है, फिर भी टाइम ले रहा है। होगा लोडिंग, अगर लोडिंग हो गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, कॉपीराइट नोटिस, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, आई हैव रीड एंड एग्री टू अबाउट कॉपीराइट, मतलब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आपको इसमें टिक करना है। हालांकि मैं पार नहीं भर रही हूँ, बस मैं आपको दिखाने के लिए
कुछ हद तक आपके साथ चल रही हूँ, तो यहाँ भी आपको कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ भी आपको आई हैव रीड, क्या सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना प्लीज़ गाइस। तो यहाँ भी आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ भी आपको आई हैव रीड, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जो ऑल इन्फॉर्मेशन है वो खुलेंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास खुल चुकी है कुछ ऐसे, ठीक है। सबसे पहली बात, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके बैठिएगा, जैसे पासपोर्ट है और आपकी जो होटल बुकिंग है वो सारी पास में लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम पीरियड होता है 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का। उसके बाद में एक पॉपअप सामने शो होता है कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। मेरे साथ क्या होता है कि पहले शुरू में मैं समझी नहीं थी, तो मैंने ना कैंसिल पर क्लिक कर दिया था, तो मेरा पूरा पेज जो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी थी ऊपर से नीचे तक वो सारी हट गई थी, फिर दोबारा से जाकर अप्लाई करना पड़ा था गूगल से। तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फिर जब मैंने दोबारा अप्लाई किया था तब वापस से पॉपअप आया था, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन भरते हो तो बहुत केयरफुली भरते हो, एक चीज़ देखना पड़ता है कि कहीं कोई गलत तो मैंने नहीं लिख दिया, कुछ गलत तो टाइप नहीं कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, स्पेलिंग कॉमा स्पेस सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग ही जाता है, मतलब लाजमी सी बात है। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब पॉपअप आया था तो मैंने कैंसिल पर क्लिक ना करके, शायद कंफर्म या कंटिन्यू ऐसा कुछ पॉपअप आता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे ना, तो आपका जो पेज है, जो आपने इन्फॉर्मेशन शुरू से अब तक भरी है वो कंटिन्यू चलेगी, मतलब वो आपका पेज जाएगा नहीं कहीं, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट से। सबसे पहले होता है सरनेम। सरनेम में आप पासपोर्ट में देख सकते हैं सरनेम ऊपर की तरफ है, विजिट लिख रहा है, उसके ऊपर है सरनेम। तो यहाँ पे आपको सरनेम एज इट इज़ भरना है, जैसा आपका नाम है आपको एज इट इज़ ही भरना है। सॉरी, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। गिवन नेम फर्स्ट नेम होता है जो कि पासपोर्ट में मेंशन है, आपको एज इट इज ही वैसा बनना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है एनी एलियास इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए आप। और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आप किसी और नाम से जानते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, सेक्स आप देख लीजिए जो भी है मेल फीमेल, यहाँ पे आप मैरिड है सिंगल है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट से एज इट इज होना चाहिए, पहले बता रही हूँ, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका एज इट इज पासपोर्ट में जैसा है वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपका एज इट इज होना चाहिए, जैसे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर है, ठीक है। अगर मेरे पासपोर्ट में जयपुर है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन ओपन होगा, मैं बताती हूँ एक बार, क्योंकि लोग बाग जो मिस्टेक कर रहे हैं वो यही मिस्टेक कर रहे हैं। तो जयपुर, हाँ जयपुर आ गया। नीचे एक और ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, लेकिन अगर आपके पासपोर्ट में आपका प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि वहाँ पे दो होता है, एक होता है प्लेस ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कब बना था, कब इशू हुआ था, कब निकला था, और एक होता है प्लेस ऑफ बर्थ कि आपका बर्थ का प्लेस क्या है, सॉरी गाइस, आपका मतलब आप कहाँ पैदा हुए थे, कौन सी जगह। तो जयपुर आया था एक ड्रॉप डाउन में, एक क्या था जयपुर राजस्थान। तो अगर आपके पासपोर्ट में जयपुर है ना, तो प्लीज़ गाइस आप जयपुर ही भरें, कुछ और ना भरें, क्योंकि ऐसा हो रहा है लोग बात क्या कर रहे हैं कि जयपुर के साथ राजस्थान अपने मन से लगा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ पे इमिग्रेशन पे वो लोग रोक देते हैं, और ये रोकने वाली बात मैं आगे बताऊंगी जब हमारा पार्क की इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, जब मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स बता दूंगी। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाइस हांगकांग इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट है, आप इसको हल्के मत लीजिए। दुबई, मेरे को भी पहले ऐसे लगा था कि दुबई सऊदी, नहीं, हांगकांग इमिग्रेशन इंडियंस के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट इतना भी नहीं है। अगर आप सही है 100% तो नहीं है। तो अगर जैसे मेरे तो ऑप्शन में जयपुर भी था, जयपुर राजस्थान में भी था। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी स्टेट या ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं कि उनके सिटी के आगे स्टेट लग जाता है, तो वहाँ आपको क्या करना है ना, वहाँ आपको नीचे जाएं, अदर लिख रहा है, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहा, मतलब ड्रॉप डाउन में जो आ रहे हैं नाम वो आपके प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में है वो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो आपको नीचे जाके अदर पे सेलेक्ट कर देना है, दैट्स इट। अब इमिग्रेशन पर अगर आपसे कोई पूछता है कि सर आपने प्लेस ऑफ बर्थ आपका ये था और आपने यहाँ पे अदर सेलेक्ट क्यों किया, तो आपके पास वैलिड रीजन रहेगा, सर ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑप्शन था नहीं, एज इट इज सेम ऑप्शन था नहीं, तो हमने अदर सेलेक्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रेजिडेंस एड्रेस आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया है, सेम यहाँ पे सेम एड्रेस यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। कंट्री कोड आपको 91 ही डालना है, एरिया कोड भी आप डालें तो 91 ही डाल दें। पासपोर्ट नंबर सेम वही होना चाहिए जो कि पासपोर्ट में मेंशन था, मतलब मेंशन है, और री इनपुट पासपोर्ट नंबर भी वही होना चाहिए। पासपोर्ट नंबर कहाँ होते हैं ये आपको पता होगा, वैसे मैं बता दूंगी, नहीं भैया मेरे पासपोर्ट की डिटेल नहीं बताऊंगी मैं, सॉरी, ठीक है। इशूड इन इंडिया, यस, इशू आउटसाइड इंडिया, नो। डेट ऑफ इशू एग्जैक्ट वही भरनी है जो आपके पासपोर्ट में है, डेट ऑफ एक्सपायरी एग्जैक्ट वो भरनी है जो आपके पासपोर्ट में है। उसके बाद में आपको कोई प्रीवियस ट्रैवल है क्या, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, पास्ट 3 ईयर्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। कोई फॉरेन कंट्री आपने विजिट करी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। और ऑक्यूपेशन क्या है वो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो कहाँ चली गई मैं, ऑक्यूपेशन पे थे हम। नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका मतलब जो भी ऑक्यूपेशन है या जॉब करते हैं कहीं कुछ भी है तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। कंट्री कोड वही सेम रहेगा। पर्पस क्या है विजिट वीजा का, तो यहाँ पे ऑप्शन में आता है लेजर आप घूमने जा रहे हैं, बिजनेस विजिट से जा रहे हैं, फैमिली विजिट से जा रहे हैं, या फिर ट्रांजिट पे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें इधर आ जाएंगी। और ये जो ड्यूरेशन है कि भैया कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, और अगर आप पार अप्लाई कर रहे हैं तो अप टू 14 डेज का ही होता है पार। तो अगर आपने लिखा है 6 डेज तो आपको 6 डेज ही रुकना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं वहाँ जाने के बाद आप 2 दिन और बढ़ा लो, 3 दिन और बढ़ा लो, नहीं, आपको 6 डेज ही रुकना पड़ेगा। आपको अपनी आइटिनरी या जो भी है वो सब उसी के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। वीज़ा एक बार बनने के बाद यहाँ पे आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद अपनी चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ें है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, तो आप कहाँ रुक रहे हैं, होटल रिजर्वेशन नंबर जहाँ आप स्टे कर रहे हैं वहाँ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद में फंड आपके पास कितना अवेलेबल है, कितने आप डॉलर्स लेके जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लोकल कनेक्शन है क्या वहाँ आपके, हांगकांग में कोई चाचा ताया फूफा फूफी खाला बुआ कुछ रहती है तो वो सब मेंशन करना पड़ेगा। उनका क्या मतलब कनेक्शन क्या है, वो सब चीज़ें, रिलेशन क्या है उनसे, उनका एड्रेस वो सब मेंशन करना पड़ेगा। फिर ये सारी चीज़ें हैं रिलेटेड, आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई केस वगैरह, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ों पर मैंने नो ही किया था, आप फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा।
पढ़ने के बाद में आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा कि फेवरेट कंपनी नेम क्या है या फिर फेवरेट पेट कौन सा है, चाइल्डहुड फ्रेंड कौन सा है, और आंसर नीचे लिख दीजिएगा। और उसके बाद में ये वैलिडेशन जो भी कोड है 4B9Y एज इट इज आपको करके और यहाँ पे कंफर्म कंटिन्यू कर दे। बस कंफर्म कंटिन्यू करने के बाद मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को तो जाना है नहीं, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को शेयर करने की, दैट्स इट। तो कंफर्म कंटिन्यू करने के बाद में आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है ना वो वापस से रिपीट होगी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने में आपके पास वो पॉपअप जरूर आएगा गाइस, जो मैंने कहा था कि 10 या 15 मिनट्स में पॉपअप आता है कि आप ये पेज कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, तो उस पर करना कंफर्म या ओके या कंटिन्यू, ताकि आपकी मेहनत जाया ना जाए। तो वो पेज हट जाएगा गाइस, आपको वापस से गूगल पे जाना पड़ेगा, वापस हांगकांग इमिग्रेशन लिखना पड़ेगा, सॉरी वापस आपको हांगकांग पार्ट लिखना पड़ेगा, वापस फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो वो एक मेहनत हो जाती है। मेरे साथ हुई थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप वो सब मेहनत ना करें। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और लेकिन जो प्लेस ऑफ इशू था, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ था ना, जब मैं इमिग्रेशन में गई थी तो उन लोगों ने चीज़ें चेक करी, तो थोड़ा सा एड्रेस में कोई स्पेस वगैरह का कोई इशू था, क्योंकि था कोई स्पेस का इशू। तो उन्होंने बोला था कि मेरे जो पीछे मेरा जो टर्न आया था उससे पहले 2 लोग आगे और थे जो हांगकांग जा रहे थे, उनको लिटरली गाइस उनका प्लेस ऑफ बर्थ में कुछ ऐसा इशू था, जैसे कि मैंने बताया कि ड्रॉप डाउन में जैसे आप वैसे ही भरे, नहीं तो अदर पे सेलेक्ट कर दें। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा कि हमारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ नहीं रहा सिटी का, तो उन्होंने सिटी के साथ स्टेट लगा के और फिल कर दिया पार। उनको लिटरली हांगकांग के लिए वो फ्लाई करने वाले थे, दिल्ली इंटरनेशनल से वो लोग घर लौटे गाइस। लिटरली उस टाइम तो मैं भी सोच रही थी कि जब मेरा नंबर आने वाला था तो मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी सेम यही होगा, क्या पता मैं भी ऐसा ही हो मेरे साथ, मैं भी यहाँ दिल्ली इंटरनेशनल से घर जा रही हूँ कि भैया मम्मा मैं आ गई। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर से बिस्मिल्लाह पढ़ के निकली थी, सफ़र की दुआ पढ़ के निकली थी। तो फिर बिस्मिल्लाह सफ़र की दुआ पढ़ने के बाद तो ना अल्लाह ताला शुरू से जब स्टार्ट करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको मंजिल तक पहुँचा के ही मानते हैं। तो बस यही कुछ राज था जो कि मैं घर से बिस्मिल्लाह और सफ़र की दुआ पढ़ के निकली थी। आखिर तक मैं सेफली लैंड कर गई और जहाँ मेरे को रुकना था वहाँ भी मैं सेफली और इतना ईजी पहुँची हूँ ना, कोई मुझे धक्के नहीं खाने पड़े, बहुत आराम से मैं पहुँची हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे आगे जो 2 लोग खड़े थे वो लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने घर गए, अपना लगेज उठा के, उनके साथ उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, और उनको नहीं जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका पार जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि आप लोग तो हमें फ्लाई करने दें, हम हांगकांग इमिग्रेशन पे देख लेंगे। लेकिन वहाँ पे इंडिया, जब मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी तो वहाँ पे ऑफिसर्स ने ये कहा कि हम आपको फ्लाई करने नहीं दे सकते, बिकॉज हांगकांग का जो प्रोसेस है, हांगकांग का जो इमिग्रेशन वाले हैं वो इतने स्ट्रिक्ट है, वो लोग हमसे फाइन करते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा बंदा जिसमें ऐसी चीजें, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं है या मिसमैच, अगर आप ऐसा कोई बंदा फ्लाई करने देते हैं हमारी कंट्री में, तो हम लोग आपसे इतना कुछ परसेंट था, मैं भूल गई उन्होंने क्या कहा था, बट कुछ परसेंट ऐसा है, मतलब हैवी अमाउंट था वो जो लोग चार्ज करते हैं इंडिया से। तो इस वजह से हमारी जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है कि वो लाइटली नहीं लेते, क्योंकि वो लोग उनसे पैसे चार्ज करते हैं, एक अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो फिर वो नहीं इंडियंस को जाने देते। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो पूरे होने चाहिए। मैं तो हार्ड कॉपीज तक लेके गई थी कि फ़ोन में ना चेक कराना पड़े कि देखें या मैं यहाँ रुक रही हूँ, देखें ये मेरा वो है, ये देखें मेरा 6 डेज़ का ये है, मतलब वो सब चीज़ें मैंने नहीं किया था। मैं हार्ड कॉपी लेके गई थी और मैंने उन्होंने जैसे ही बोला ना कि क्या क्या आपका क्या है, सुबह कहाँ शाम को कहाँ, वो सब चीज़ें मैंने प्रिंट आउट लेके दिखा दिया। उन बंदे ने प्रिंट आउट चेक किया और जाने दिया। लेकिन फिर भी वो स्पेस वाले में दिक्कत आई थी, वो मैंने एक्सप्लेन उनको कर दिया था, वो मान गए थे। लेकिन मेरा जो एड्रेस का स्पेस है ना वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मेन जो चीज़ें होती है ना, मैन क्या होता है पासपोर्ट में, आपका गिवन नेम होता है, आपका मतलब आपका सर नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, प्लेस ऑफ बर्थ होती है, प्लेस ऑफ मतलब पासपोर्ट इशू होता है, इशू प्लेस जो होता है हमारा पासपोर्ट का, वो आपकी इशू डेट होती है, पासपोर्ट कब इशू हुआ, उसका एक्सपायरी डेट होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत मेन डिटेल्स में काउंट होती है पासपोर्ट के अंदर। एड्रेस भी होता है बट वो स्पेस कोमा चल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ पार में वही भरे जो आपके पासपोर्ट में है, वही आपको पार में भरना है। और इन केस अगर आपका पार रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, आपको फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मैं प्रोसेस बता चुकी हूँ, मतलब प्रोसेस की डेज बता चुकी हूँ कि 4 to 6 वीक्स लगे जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली वो सब करने में, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस थी। तो मैंने ये दिल्ली इंटरनेशनल पे तो मैंने ये फेस किया था कि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, पर उन्होंने मुझे जाने दिया था क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्गली वैलिड वो थे डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। और दूसरी बात कि मैंने वहाँ पे ऐसे लोगों को भी देखा था जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो लोग थाईलैंड, न्यूयॉर्क, बहुत ज़्यादा कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हांगकांग वाले जो है ना, वो इंडियंस जो आ रहे हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि और जो मैंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन बैन है, तो आप फिर इसका मतलब ये नहीं कि पार रिजेक्ट हो गया तो जा नहीं सकते, आप ई वीज़ा की तरफ चल जाए, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी पार के बारे में कि कैसे जाना है, मतलब पार भी एक वीज़ा है तो कैसे जाना है, कैसे फिल करना है, वो सब डिटेल्स मैंने आपको दे दी है कि मैंने कैसे किया था, मैं कैसे हार्ड कॉपीज़ लेके गई थी। मैंने सारी हार्ड कॉपीज़ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी दिखाई थी, एंड मैंने हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी लाइट ने साथ छोड़ दिया, खैर छोड़े, हाँ तो लाइट ने साथ छोड़ दिया, बट मैं साथ नहीं छोड़ रही। तो हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मैंने दिखाया था वो सब चीज़ें, उन्होंने वहाँ भी मुझसे मांगी थी। थोड़ा टाइम लिया था कि मैं नोटिस करी थी, वहाँ पे ना रशियंस भी आए थे और भी कंट्री के थे, जापान के थे, तो उनका इमिग्रेशन है ना बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि हम लोग क्या एक ही लाइन में लग रहे थे, कुछ पास वाली लाइन में भी लग रहे थे, तो वो भी फॉरेनर थे, मैं भी फॉरेनर ही थी उन लोगों के लिए। लेकिन मैं नोटिस करी थी कि उनका जो इमिग्रेशन हो रहा था ना वो बहुत जल्दी हो रहा था, जो इंडियंस का इमिग्रेशन हो रहा था ना, मैंने नोटिस किया वो बहुत बारीकी से घुस के एकदम हर एक डिटेल्स टेक कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हांगकांग इमिग्रेशन पर
जब आप जाते हो सारी प्रोसेस हो जाती है तो आपको वो लोग स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं लगाते, आई डोंट नो व्हाई। तो वो स्टैम्प नहीं लगाते हैं, इस तरह की कोई पर्ची मिलती है, छोटी सी पर्ची, मैंने बैक साइड कर रखा है क्योंकि आगे मेरी इन्फॉर्मेशन है एंड मैं अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शो करना चाहती। तो इस तरह की कोई पर्ची मिलती है छोटी सी, ये आपको संभाल के रखनी पड़ती है जब तक आप हांगकॉन्ग में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खोनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको इतना संभाल के रखना है जितना कि पासपोर्ट, समझे, ये आपका वीज़ा है, ये सब कुछ है। तो ये वो लोग स्टैम्प वगैरह नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते। मेरी स्टैम्प लगी थी केवल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दैट्स इट। उसके बाद हांगकॉन्ग में लगी नहीं, उन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया और ये मैंने एंड तक संभाल के रखा और देखे मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है। तो ये आपको संभाल के रखना है। ये एक तरह से परमिटेड है, यहाँ लिखा है विजिटर परमिटेड टू रिमेन अंटिल 25, मतलब जब तक आप रुकेंगे ना तब तक के लिए वैलिड होता है ये। तो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। ये तो हो गई है हमारी नॉर्मल बात। अब उसके बाद में है आप एयरपोर्ट पर उतर गए, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ ले लिया, आपने लगेज ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब करना क्या है, ऑक्टोपस कार्ड एक नाम की चीज़ होती है, जैसे कि हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। हाँ, सो ऑक्टोपस नाम की एक चीज़ होती है, जैसे कि हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। तो आपको वो आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक क्लुक नाम की एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ना ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जाने से पहले ही। तो ये मुझे बाद में पता पड़ा था, पर ठीक है। तो क्लुक से आप अगर आप वहाँ कहीं घूमना चाहते हैं या कोई लोकेशन आप विजिट करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, जैसे डिज्नीलैंड हो गया, विक्टोरिया हार्बर हो गया, बहुत सारी ऐसे लोकेशन है जहाँ बहुत देखने लायक है। तो आप वो सब चीज़ें क्लुक, मैं मेंशन कर दूँगी क्लुक, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका ऑक्टोपस कार्ड भी मिल जाएगा, यहाँ पे सिम का भी है, ऑनलाइन आप सिम भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी जो लोकेशन है आप वो विजिट करने के लिए आप यहाँ से मतलब पहले ही आप बुकिंग कर सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ जाना है, तो हम पहले ही बुक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। जैसे कि डिज्नीलैंड की मैं बात करूँ, डिज्नीलैंड में आप कोई भी राइड लेने जाते हो तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके पास पहले से ही टिकट होती है तो आपको एक वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है वीआईपी वाला, कि नहीं आपके पास पहले से थी तो आपको पूरी भीड़ में से भी जाने देते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है क्लूक से बुक करने का। अच्छा, एक एप्लीकेशन है क्लूक एंड एक सेकंड है गेट योर राइड। गेट योर राइड मेरी चली नहीं थी, मैंने मेरे फ़ोन में मैंने वो डाउनलोड की थी। आई थिंक औरों की चलती होगी, आप लोग डाउनलोड करके खुद देख लीजिएगा। गेट योर राइड भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ऐसे मैंने सुना है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में चली नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ कि कैसी है, पर मैंने सुना है कि गेट योर राइड। तो दो एप्लीकेशन है, एक क्लूक, एक गेट योर राइड, ठीक है। ये बात हो गई एप्लीकेशन के बारे में। अब मैं बात करती हूँ ऑक्टोपस के बारे में। अगर आप ऑनलाइन क्लूक से ऑक्टोपस वगैरह नहीं अप्लाई करते, कोई बात नहीं, आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया होगा मेरे एयरपोर्ट वाले ब्लॉग में, आप जाके देखिएगा, मैं मेंशन कर दूँगी मेरे एयरपोर्ट का ब्लॉग यहाँ पे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एयरपोर्ट वाला ब्लॉग जाके देख ले कि मैंने अपना ऑक्टोपस कार्ड कहाँ से लिया था, कोई ट्रांसपोर्ट करके ऐसा कुछ था, वहाँ से मैंने अपना ऑक्टोपस कार्ड लिया था। अच्छा, ऑक्टोपस कार्ड के ना काफ़ी सारे चार्जेस हैं कि आपको किस टाइप का ऑक्टोपस कार्ड चाहिए, आपको क्लूक पर भी मिल जाएगा। मैं बता ही देती हूँ, क्लूक भी बता ही देती हूँ। तो ये क्लूक है, ठीक है, हम ये ओपन करते हैं। तो क्लूक मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑक्टोपस कार्ड, आ गया ऑक्टोपस कार्ड। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड है जिसमें आप कितना प्रीलोड कराना चाहते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन में सिम के अंदर रिचार्ज कराते हैं ना, वैसा ही होता है। कितना मतलब आपको 1057, मैं हिंदी इंग्लिश में बोलूँगी यार, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता और मैं वो चाहती हूँ कि लोगों को भी समझ में आ जाए। 1000 कुछ का ये पड़ेगा हमको। फिर नीचे आप जाते हैं तो 2000, 2200 कुछ का भी है, 3200 कुछ का भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग है ना देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने शायद आई थिंक 1000 कुछ मैंने इन्वेस्ट किया था ऑक्टोपस कार्ड के लिए, और उनका कुछ 50 कुछ उनका चार्जेस होता है, मतलब इंडियन 50 रुपीज़ उनका कुछ चार्जेस होता है, वो कटता है, बाकी वो आपके कार्ड में पड़ा रहता है। अच्छा, अब ऑक्टोपस कार्ड काम कहाँ आता है? ऑक्टोपस काम आता है आपके MTR में, मतलब मेट्रो में ऐसी एक मशीन होती है, बस आपको चढ़ना है। नहीं, मतलब मेट्रो में नहीं, बस की मैं बात करूँ, बस में एक मशीन होती है, बस आपको चढ़ना है, आपका ऑक्टोपस कार्ड ऐसे लगा देना है, आवाज़ आएगी कुछ, और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपकी इस मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो फेयर है उसके उन्होंने 32 या 12 या 19 इतने डॉलर है ना, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चलते हैं, हांगकॉन्ग डॉलर चलते हैं। अच्छा, वैसे हांगकॉन्ग डॉलर जो है हमारे इंडियन का 11.12 या 22 कुछ ऐसा होता है। पहले 10 था बट अब चेंज हो गया, 11.12 या 22 है हांगकॉन्ग डॉलर हमारे इंडियन का। तो मैं बात कर रही थी बस की, तो वहाँ पे वो बता देते हैं कि 19 या 12 या 22 वहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो आप देख भी सकते हैं कि हमारे कार्ड से कितना पैसा कटा है इस फेयर का, और बैलेंस कितना बचा है आपके कार्ड में, वो भी देख सकते हैं। और अगर आपका बैलेंस मतलब डाउन हो रहा है, लो हो रहा है, आपके कार्ड में पैसे नहीं बच रहे हैं मजीद, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी 7-Eleven, वैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा 7-Eleven मिल जाएंगे सिमसा शुई में, क्योंकि मैं सिमसा शुई में रुकी थी। सिमसा शुई में बहुत ज़्यादा 7-Eleven है, कॉलून में है, और बहुत सारी जगह है वहाँ पे 7-Eleven है। लंताऊ विलेज में भी 7-Eleven है, मैंने देखा था। तो आप वहाँ पे जाके आप कह सकते हो कि देखो दिस इज माय ऑक्टोपस कार्ड, मुझे इसको चार्ज करना है, तो वो आपको पॉपअप वगैरह डाल के दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे कितना डालना है आपको, तो वो बता देंगे, आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसे दे दें और वो बैलेंस डाल देंगे। अब आपको पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है जगह जगह कि आप पैसे लेके घूम रहे, नहीं, आप ऑक्टोपस कार्ड लेके घूमे, वो ऑक्टोपस कार्ड आपका हर जगह चलेगा। 7-Eleven में भी चलेगा, किसी आप स्टेशनरी के लिए जा रहे हैं, किसी कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी चलेगा, लेकिन लेडीज़ मार्केट में नहीं चलेगा। वहाँ का एक नाइट मार्केट है, लेडीज़ मार्केट, वहाँ पे आपको कैश ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नहीं लेते, क्यों नहीं लेते मुझे नहीं पता, बट वो लोग नहीं लेते, तो कैश निकालना पड़ा था मुझे। से घूमने जाते हैं तो वहाँ आपने टिकट नहीं
लिए, जैसे आपने क्लूक से टिकट नहीं ऑनलाइन बाय किए तो आप वहाँ से बाय करेंगे, जो भी काउंटर होते हैं टिकट बाय करने के, तो वहाँ भी आपका ऑक्टोपस कार्ड चल जाता है। तो ऑक्टोपस कार्ड इज सो इंपॉर्टेंट, आप एयरपोर्ट से ही ले लें, ठीक है। और ऑक्टोपस कार्ड ले जाने के लिए वहाँ पे ना यूपीआई चलता है, वहाँ पे ना नेट बैंकिंग चलती है, उनको भी कैश ही चाहिए होता है। तो थोड़ा कैश लेके आप कैरी, मतलब थोड़ा कैश कैरी करें जब इंडिया से जा रहे हैं हांगकॉन्ग के लिए। डॉलर्स कैरी कर ले तो बेटर है। तो वहाँ पे जाके आप जैसे उतरेंगे तो आप एक्सचेंज करा सकते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज का है, तो आप अपना हांगकॉन्ग में एक्सचेंज करा लें और फिर वो पैसे ले जाके आप जहाँ पे ऑक्टोपस कार्ड मिल रहा है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था अपने एयरपोर्ट वाले व्लॉग में कि ऑक्टोपस कार्ड मैंने कहाँ से लिया है, वहाँ जाके आप कैश देना है, क्योंकि वो लोग कैश ही लेते हैं, वो आप नहीं लेते कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टोपस कार्ड की इन्फॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं सिम पे। सिम का भी मैंने बता दिया कि क्लूक पे सिम मिल जाती है, बट अगर आप क्लूक से सिम नहीं ऑनलाइन वो कर रहे हैं तो 1010 करके वहाँ पे एक शॉप थी, जो मैंने वहाँ पे पूछा था। कस्टमर सर्विस के काउंटर्स होते हैं हमेशा, मतलब हर जगह बने हुए होते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वो चीज़ कहाँ मिलेगी, वो आपको हेल्प करते हैं पूरा। तो 1010 से मैंने सिम ली थी। सिम के भी अलग अलग पैसे होते हैं, आप किस टाइप की सिम, कितना डेटा आपको चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कितना जीबी वगैरह चाहिए। तो मुझे तो 700 या 800 की पड़ी थी। और वो भी ये कि आप कितने दिन के लिए, 7 डेज 8 डेज, तो मैंने उनसे 7 डेज ही कहा था, तो 7 डेज का मेरा वो सिम भी मिल गया था। तो सिम हो गया, ऑक्टोपस कार्ड हो गया। अब वहाँ से निकलते हैं, कैसे भी निकल लो, बस से निकल लो, कैसे भी निकल लो। अच्छा, अब आते हैं मेन सिमसा शुई पे, बिकॉज मैं सिमसा शुई में रुकी थी। ज़्यादातर इंडियंस कॉलून में रुकते हैं, सिमसा शुई में रुकते हैं, और ये अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि आप जैसे ही सिमसा शुई से बाहर निकलते हैं तो खाने की बहुत सारी आइटम्स मिल जाती है, मार्केट पास में है, 7-11 पास में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पास में है, तो वो सारे ईजी हो जाता है। कहीं आप दूर जाके रहते हैं तो फिर वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है। तो सिमसा शुई मेरा स्टे था। अच्छा, सिमसा शुई से मेरा एमटीआर स्टेशन भी पास था। एक तो सिमसा शुई स्टेशन था, एक कोलून स्टेशन था, एक जॉर्डन था। तो मैं कभी जॉर्डन पे उतरती थी, कभी मैं सिमसा शुई पे उतरती थी, कभी मैं कोलून पे उतरती थी। कोलून थोड़ा सा दूर था, बट कोलून मार्केट इज़ फेमस, कोलून अच्छा है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट जो मैं देना चाहती थी इस ब्लॉग में। अब इस ब्लॉग के बाद आपको मिलेगा होटल रिव्यू वाला ब्लॉग, और उसके बाद आपको सारे अच्छे वहाँ के एक्सप्लोर करने वाले प्लेसेस के ब्लॉग्स मिलने वाले हैं बैक टू बैक। तो आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और कमेंट करें। और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इंग्लिश में तो बोल दिया, मैं हिंदी में भी दस दिया कि भैया बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो बेल आइकन दबाओ, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड अपना ध्यान रखना, दुआओं में भी याद रखना, बाय बाय।